अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल सरफराज अफ़ान की इम्परफेक्ट मम्मा। और अफ़ान पहले तो अच्छे से दुआ पढ़ रहा था, बट जैसे उसने देखा कि मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, वीडियो निकाल रही हूँ, तो उसकी मस्ती शुरू हो गई थी। बड़ा बदमाश है, स्कूल जाकर आ गया था वो, उसे ऐसे ही तैयार किया था मैंने नमाज के लिए। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म क्या है, इसमें बच्चों को क्या इश्यूज़ होते हैं, हमें उनसे किस तरह से डील करना होता है। बेसिकली ऑटिज़म है क्या, हम ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक है, ये हम सुनते हैं, बट हम कई बार इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते। वैसे काफ़ी सिंपल, और अगर ऐसे सोचेंगे सिंपल वर्ड्स में तो ASD या ऑटिज़म, इसमें इनको मेन जो इश्यूज़ होते हैं वो कम्युनिकेशन के होते हैं, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, और उनके बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं। किसी भी चीज़ को वो बहुत कंटिन्यूसली करते रहते हैं। कोई अगर वर्ड उन्होंने पकड़ लिया तो कंटिन्यू वर्ड बोलते रहते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जैसे कि अभी जैसे अफ़ान है, मैं अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो जब वो तुरंत आई कांटेक्ट करता है, वो लोगों से तुरंत कम्युनिकेट कर लेता है, बट सरफराज का ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऑटिज़म, हिंदी में से स्वलीनता कहते हैं। मीन्स अपने आप में ही रहना। वो इनके जो मेजर साइंस होते हैं वो सबसे मेन तो यही होते हैं कि वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। जब सरफराज हुआ था तब मैं हमेशा ही ये देखती थी कि ये आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और मैं सोचती भी थी कि मुझसे क्यों आई कांटेक्ट नहीं करता, क्या इसको इसकी माँ पसंद नहीं है, क्या क्यों ऐसे करता है ये। तो ये चीज़ मुझे उसकी हमेशा से ही खटकती थी, बट ऑब्वियसली मेरे पास कोई आंसर नहीं था। और ये पैदा होने के पहले आप डिटेक्ट नहीं कर, ये पैदा होने के बाद ही बच्चों का पता चलता है, जब वो आई कांटेक्ट नहीं करते। इनके माइलस्टोन्स ना बाकी बच्चों की तरह ही होते हैं। जैसे सरफराज के माइलस्टोन्स पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉपर बैठता था, उठता था, रेंगता था, खेलता था, इसके माइलस्टोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सेप्ट कि वो बोलता नहीं था। उसमें भी जब वो 2-2.5 साल का बच्चा था, उसको कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स ये उसने बहुत जल्दी कैच कर लिए थे, बट वो मम्मा डैडा नहीं कहता था। एक वीडियो है मेरे पास, उसमें ऊपर से ना कता 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 ऐसे बोल रहा है, कता 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 बोल रहा है, बट वो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं था। अब उस वक्त हमें नहीं पता था कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो हम तो बस उसको देखकर ऐसे ही खुश हो जाते थे कि अरे देखो देखो कैसे बोल रहा है, अरे कितना क्यूट लग रहा है ऐसे। बट जब मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने लगी, थेरेपीज जब हुई, तब फिर इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आया कि बच्चों का सिर्फ मुंह से आवाज़ करना या कुछ भी वर्ड बोलना ही ज़रूरी नहीं है, उस वर्ड का मीनिंगफुल होना भी ज़रूरी है। बैकग्राउंड में सरफराज की आवाज़ आ रही होगी, वो फ़िलहाल एक बुक लेकर बैठा है और वो स्पेलिंग के साथ में पढ़ रहा है। उसको रीडिंग पसंद है, बट उसको लिखना नहीं पसंद है। उसके हाथों में ताकत है, बट उसका मोटर स्किल उतना अच्छा नहीं है फ़िलहाल लिखने वगैरह में। तो जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि वो बस ऐसे ही अपने में कता 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 ऐसे वर्ड्स बोल रहा है, और अब वो मेरी तरफ देखेगा, बट वो एक्चुअली मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो फ़ोन के कैमरे की तरफ देख रहा था। मैं उसके सामने बैठी थी, बट एज़ यू कैन सी उसका मेरी तरफ ध्यान नहीं था, मेरी तरफ उसका कुछ इतना रेस्पॉन्स नहीं था। यही अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो उसका बिहेवियर सरफराज से डिफरेंट होता था। ओके, नाउ इसके जो मेजर साइंस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि लैक ऑफ आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, करते भी है तो हार्डली 1 से 2 सेकंड का होता है। डिलेड इन कम्युनिकेशन, वो अपनी बातों को भी ठीक से नहीं रख पाते, वो नहीं बता पाते कि उन्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो ठीक से पिन पॉइंट भी नहीं कर पाते हैं।
कई बार कुछ बच्चे 3 साल तक पिन पॉइंट करते कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना उंगली दिखा कर कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये बच्चे वो भी नहीं कर पाते, उनका कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा वीक होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे कि मैंने अभी सरफराज का ही वीडियो बताया, वो बस कत्ता 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 ऐसे करता था। और एक छोटा सा क्लिप मैं ऐड करूँगी जिसमें वो स्पिनिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैप करता था और बहुत ज़्यादा गोल घूमता रहता था, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा सेंसरी इशू है। तो 4 पॉइंट सेंसिटिविटी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेंसरी इशू है, उसको टेक्सचर का है, स्मेलिंग का है और वॉइस का है। ज़्यादा लाउड नॉइज़ उसे नहीं पसंद है और कुछ पर्टिकुलर स्मेल, पर्टिकुलर साउंड भी उसे नहीं पसंद है। जैसे ट्रेन का जो एक ज़ोर का हॉर्न का आवाज़ आता है, वो कई बार वो आवाज़ सुन के रो देता है, तो उसके दिमाग पे वो इतना अफेक्ट करता है। फिर सोशल इंटरेक्शन, अभी जो मैं क्लिप लगाऊंगी उसमें आप देखना, वहाँ पर मैं बैठी हूँ, एक आंटी है, हम लोग उनके घर पे ऐसे ही बैठे थे हमारे बाजू वाले, और उनके बच्चे हैं, बट उसका किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो बस अपनी ही धुन में अपना स्पिनिंग कर रहा है, अपना खेल रहा है और कहीं एक जगह पर नहीं बैठ रहा है, इधर खेल रहा है उधर खेल रहा है, ये हाथ लगा रहा है वो हाथ लगा रहा है। तो हम लोग के हिसाब से तो चंचलता थी उसकी, हाँ ठीक है मस्ती कर रहा है ऐसे करके। और उसकी एक आदत थी टिप्टो, यानी अपने पैरों को ऐसे उठाकर चलते ना अंगूठों की बल, वैसे भी वो चलता था और उसमें राउंड राउंड स्पिन करता था। वो उसका रेयर था, इतना ज़्यादा नहीं था, बट वो करता था ये चीज़ें। और ज़मीन पे लेट जाना और बार बार पंखे को देखना, जो व्हील्स होते हैं व्हील्स को वो आज भी ऐसे ही करता है, व्हील्स को वो अभी भी देखता रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें शुरुआत से थी, बट लैक ऑफ नॉलेज हमें नहीं पता था। और जब हमें पता चला भी था तब कोरोना पीरियड चल रहा था, 2022-21 चल रहा था, तो उस वक्त इतना पॉसिबल भी नहीं था कि हम कहीं जाकर उसे दिखाएं। अभी जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ उसमें वो आंटी ने पहले मुझे बताया था कि तुम डॉक्टर को बताओ। ये देखिए, ये आया, ये बस फ़ोन के टॉर्च लाइट को देख कर आया, स्पिनिंग कर रहा है अब, और वो एक जगह पे कहीं पर भी नहीं रुकेगा, बस स्पिनिंग करेगा। वहाँ पर सब बैठे, उसका किसी पे ध्यान नहीं है, उसको किसी से कुछ कम्युनिकेट नहीं करना है, बस ऐसे ऊपर नीचे करना, ये हाथ लगाना वो हाथ लगाना, और कुछ बात नहीं करता था ये उस वक्त भी। बट इस एज में, यानी कि ये इस वक्त 1.5-2 साल का था, बट इसको अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, शेप्स, कलर, ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी उसको समझ आ गए थे, बट कम्युनिकेशन नहीं था। ये माँ है, ये फादर है, ये हमारे पड़ोसी है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे उसे कुछ ज़रूरत है तो उससे उसे कैसे मांगना है, उसे क्या ज़रूरत है उसे वो भी नहीं समझ आता था। मुझे तो यही फ़ील होता था उस वक्त कि इससे तो यही नहीं समझ आता कि इसे चाहिए क्या। जो हम देते थे वो खा लेता था, नहीं चाहिए होता था रिजेक्ट कर देता था, और बस खेलना कूदना ऐसे था, और बस क्यूटनेस के चक्कर में वो रह गया। तो अभी हम जिस घर में वो आंटी के बैठे थे, वो एक नर्स है आए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पहला मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे उसको एक डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो हमारे नज़दीकी में जो पीडियाट्रिक्स थे, मैंने उनके पास दिखाया, बट उन्होंने मतलब मुझे पता ही नहीं था ऑटिज़म है, तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं बस इतना बोली कि वो बात नहीं करता है, बट वो नंबर्स वगैरह और एनिमल्स, फ़िश वगैरह के नाम अच्छे से बोल रहा था। तो उनको लगा कि शायद मैं ही ऐसे सोच रही हूँ, हो सकता है उसका स्पीच डिले है, तो मैं खामोश रह गई। तो उस वजह से भी उसका और डिले हो गया था। तो जब तक हम लोगों को पता चला तब तक ये 3 साल तक का हो चुका था। 3 साल के बाद में फिर हमने इसकी चीज़ें शुरू की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या ये दवाई से ठीक हो जाता है? तो नहीं, ये दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं बच्चे, इनको थेरेपी की ज़रूरत होती है। दवाइयों से आप उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सकते हो, इनके हाइपरनेस को कम कर सकते हो, जिसमें थेरेपी इंक्लूड होती है। बट सिर्फ दवाइयों से ये बच्चे ठीक नहीं होते हैं, आपको उन पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज हमारे हाथ पैर अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जितना हो सके उन पर आज मेहनत करेंगे तो ही आगे जाके उनका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि हर पेरेंट्स के दिल में, चाहे वो नॉर्मल हो स्पेशल हो, ये डर होता ही है कि हमारे जाने के बाद क्या, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो इन बच्चों में हम जैसे पेरेंट्स को और ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो बैठकर सोचने से बेहतर है
कुछ करो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जहाँ पर मैं थेरेपी के लिए जाती हूँ मुझे 2 आवर्स का सफ़र पड़ता है। मैं जाती हूँ फिर भी मैं कई सारे ऐसे पेरेंट्स को देखती हूँ जिनके नज़दीकी में उनको चीज़ें अवेलेबल हैं, बट वो उनका बहाना हो जाता है या क्या होता है मुझे नहीं समझ आता कि नहीं हमें नहीं समझ आ रहा है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते, यही टाइम है करने का। तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्प करिए। अच्छा, ऑटिज़म में भी अलग अलग लेवल्स है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो नहीं, इंट्रो वीडियो में बताया था कि सरफराज एक सीवियर ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो सीवियर है तो उसके इश्यूज़ भी ज़्यादा है। माइल्ड बच्चे हमने कई बार देखा है मैंने खुद ने कि माइल्ड बच्चे नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, मतलब उनका आपको इतना नहीं पता चलता है। मॉडरेट टू सीवियर वाले समझ आ जाते कि हाँ इसको ऑटिस्टिक है, ये ऑटिज़म है, इसे उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बच्चों को, जैसे नॉर्मल बच्चे भी 5 उंगली एक जैसे नहीं हैं, ऐसे ऑटिज़म में भी अलग अलग बच्चों के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। तो उस इश्यूज़ को देखकर हमें उसे उस तरीके से थेरेपी मिलती है। तो अलग अलग थेरेपीज़ और जो हमें मिलती है उसे हमें फॉलो करना होता है। और आप जिस भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बच्चे का स्पीच डिले है तो कैसे उसे इम्प्रूव करना है, अगर हाइपर है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास में आप क्वेश्चन करो और घर में आके उसे फॉलो भी करो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि ये बच्चे होने के रीज़न्स क्या होते हैं और अभी फ़िलहाल सरफराज के क्या मेडिसिन चल रहे हैं और किस मेडिसिन से वो ज़्यादा हाइपर हो गया था और किस मेडिसिन ने उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।